रात के 2 बजे है दोस्तों। मिडल ईस्ट के आसमान में पूरी तरह अंधेरा छाया है। कुछ ही देर में सैकड़ों मिसाइलें हवा को चीरती हुई आगे बढ़ रही है। सायरन की चीखें पूरे मिडल ईस्ट में सुनाई दे रही है। लोग अपने अपने घरों में भाग रहे हैं और दुनिया की सबसे बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। लेकिन ये जंग आज शुरू नहीं हुई। ये जंग की शुरुआत आज से 45 साल पहले हुई थी, 1979। मैं दीप जोशी आप सभी का स्वागत करता हूँ जोशी टॉक्स ऑफिशियल पे। शुरू करते हैं ईरान और इजराइल का फुल डेप्थ एक्सप्लेनेशन, कैसे ये हुआ, क्या हुई, और जानते हैं उसके बारे में कैसे ये सब कुछ हुआ। आज से 45 साल पहले क्या हुआ था जो आज दुनिया इस जंग का मुआवजा भुगत रही है। आज सबको अगर सुन के यकीन नहीं होगा, मगर एक वक्त था जब इजराइल और ईरान दोनों दुश्मन नहीं दोस्त थे। ईरान इजराइल को ऑयल सप्लाई करता था, इजराइल ईरान को अच्छे खासे सपोर्ट करता था, सभी जगह उसकी मान रखता था। और उस वक्त ईरान में शासन था, मैं बात कर रहा हूँ 1978 की। 1978 में इजराइल में शासन था शाह मोहम्मद रिजवी पहलवी का। मगर वो क्या ज़्यादा वेस्टर्न फ्रेंडली थे। हाँ, वो ज़्यादा मॉडर्न वेस्टर्न फ्रेंडली भी थे। और उसके टाइम पे लोग, मतलब धार्मिक लोग खुश नहीं थे वहाँ पे। और वो एक डिक्टेटरशिप मानी जाती थी। मानी क्या था, वो एक डिक्टेटर ही थे। ईरान में एक तानाशाही का राज चल रहा था। और वहाँ पे जब जहाँ भी तानाशाही हो तो वहाँ पे तो फ्रीडम लोगों की छीन जाती है। फिर गरीबी और अमीरी की रेखा बढ़ जाती है। पूरा जो गैप था गरीबी अमीरी का वो बढ़ गया। अमीर ज़्यादा अमीर होते गए, गरीब ज़्यादा गरीब होते गए। और उसके बाद वहाँ के लोगों ने थोड़ा थोड़ा विरोध करना चालू किया 1978 में। और उसके बाद साल आया 1979। पूरे ईरान में ये विरोध प्रचंड हो चुका था, क्योंकि लोगों को आज़ादी नहीं मिल रही, फ्रीडम नहीं मिल रही थी, फ्रीडम ऑफ लाइफ नहीं थी वहाँ पे। और इस्लामिक जो लोग थे वो उनसे नाराज चल रहे थे, क्योंकि मॉडर्न वेस्ट फ्रेंडली था, इसलिए वो इस्लाम का कई सारे तौर तरीक़ों का मायने नहीं रखता था। उसके बाद 1978 में पूरे देश में प्रचंड हुए। 1979 में पूरे देश में प्रचंड विरोध हुए। और उसी विरोध में, उसी दंगों में एक नाम सामने आया है, खामनेई का, आयतुल्ला खामनेई। और उसके लीडरशिप में ये दंगे पूरी तरह भड़क चुके हैं। और उसके बाद शाह की सरकार चली गई और आयतुल्ला खामनेई की सरकार आ गई। और जब भी दंगे हुए हैं दोस्तों, आप श्रीलंका की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, चाहे नेपाल की बात करें, ये मैं रिसेंट उदाहरण दे रहा हूँ। बाकी हिस्ट्री में जब भी कहीं लोगों ने दंगे किए हैं तो वहाँ की सत्ता चेंज होती ही है, बरोबर। तो वैसे ही यहाँ पे इस ईरान के ये दंगों ने आयतुल्ला खामनेई को सरकार पे बैठा दिया। और ईरान ने एक डिक्लेयर किया कि आज से वो सभी इस्लामिक देशों का संरक्षक है, सभी इस्लामिक देशों का संरक्षक उनके उसके तहत आए कि इस्लामिक कानून वहाँ से पास हुआ, वैसा ईरान बोल रहा था। और प्रोटेस्ट उग्र हुआ था। और फिर डिक्टेटरशिप, फ्रीडम और अमीर गरीब का गैप सब खत्म हो गया। और तभी आयतुल्ला खामनेई ने ऐलान किया कि आज से ईरान बन गया इस्लामिक रिपब्लिक। इस्लामिक रिपब्लिक बनते ही ईरान ने इजराइल को अपना दुश्मन देश घोषित कर दिया और यूएसए को ग्रेट शैतान बता दिया। इजराइल से सारे रिलेशन खत्म कर दिए, ऑयल लेना बंद कर दिया, वहाँ की एम्बेसी बंद कर दी। एक पल में दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। और फिर मैंने कल बात की थी प्रॉक्सी वॉर के बारे में। प्रॉक्सी वॉर तो आप जानते हैं, डायरेक्ट ये दोनों देश नहीं लड़ते। 1980 से लेकर 2000 के साल तक ईरान और इजराइल प्रॉक्सी वॉर में उलझे रहे। दोनों ज़्यादा लड़ नहीं रहे थे। ईरान हमास को सपोर्ट करता था, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता था। इजराइल ने इस ग्रुप को ख़त्म करने की बहुत कोशिश की। ये एक ऐसा खेल था जिसमें दोनों खिलाड़ी सामने से नहीं लड़ रहे थे, मगर उसका वार बहुत गहरा होता था। 1980 से 2000 तक इजराइल ने सीक्रेटली ऑपरेशन करता रहा। ईरान सीक्रेटली इन्फ्लुएंस बढ़ाता रहा। ईरान ने बॉम्बिंग की, असम्पशन की, इंटेलिजेंस वॉर हुआ। ये एक ऐसा इनविजिबल वॉर था जो दिखाई नहीं देता था, मगर चलता लगातार था। फिर वो आया वो फेस जिसने इस कॉन्फ्लिक्ट को और ख़तरनाक बना दिया। ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया और इजराइल डर गया। ईरान के पास अगर न्यूक्लियर पावर आ गई, न्यूक्लियर वेपन आ गए दोस्तों, तो सोचो कि इजराइल को डर लगा कि ये तो हमें कभी भी मार देगा। अगर एक न्यूक्लियर
गिरने से हिरोशिमा और नागासाकी तबाह हो सकते थे, मतलब दोनों अलग अलग जगह गिरे थे, एक एक बम ऐसा हो सकता है। तो इसराइल तो पूरा एक शहर जैसा ही था, तो उसको डर लगा कि अगर हम तबाह हो गए तो, अगर ये हमारे ऊपर चल गया तो फिर उसके बाद इसराइल ने यूएसए से बात की, क्योंकि यूएसए में सारी जो इन्फ्लुएंस है, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस है, वो ज्यूस लोगों का है। और सभी लोग जहाँ चलता है पैसा, जहाँ पे पैसों की बात आती है ना, वहाँ पर सबकी सुननी पड़ती है। आपको पता ही है कि पैसे वाले कैसे सबकी सुनते ही है। तो फिर यूएसए में ज्यूस लोग थे, वही सब यूएसए की कंपनी चला रहे। गूगल कह लो, माइक्रोसॉफ्ट कह लो, एप्पल कह लो, मेटा कह लो, यहाँ यूएसए की ज़्यादातर कंपनियां ज्यूस लोग चलाते थे। और ज्यूस लोगों का सबसे बड़ा देश था इसराइल। आप भी जानते होगे, हम रहते कहीं भी होंगे, मगर हमें हमारे वतन, हमारे गांव से ज़्यादा लगा होता है। ऐसे ही हुआ यहाँ पे। इसराइल के लोगों को जो यूएसए में रह रहे थे और वहाँ की व्यवस्था को मजबूत कर रहे थे, उनको अपने वतन इसराइल से ज़्यादा लगाव होने लगा। तो फिर वो बोले, इसराइल पे उन्होंने दबाव डाला और यूएसए के सरकार के सामने गए और यूएसए को कहा कि आप इसे ख़त्म करो या इसे दबाओ। और यूएसए ने दबाने की कोशिश की। और जब कभी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात आती है तो अमेरिका सोचता है हमसे साला आगे कोई जाए ही नहीं, इसलिए न्यूक्लियर के आड़ लेकर, और यहाँ पे न्यूक्लियर प्रोग्राम और न्यूक्लियर के आड़ लेकर, मतलब न्यूक्लियर बॉम्बिंग, न्यूक्लियर रिएक्टर, वो सब की आड़ लेकर इसराइल ने यूएसए पर दबाव डाला और यूएसए ने ईरान पर सैंक्शन लगा दिए। 2011 में सीरिया में सिविल वॉर शुरू हुआ। ईरान ने सीरिया के प्रेसिडेंट को सपोर्ट किया, इसराइल ने ईरान में के टारगेट पर अटैक किए। मतलब दोनों एक ही जमीन पर लड़ रहे थे, लेकिन सीधे नहीं। और हर साल हर घटना इस आग को और भड़काती रही। 2020 में यूएसए ने ईरान के टॉप कमांडर को मार दिया। ईरान ने रिटेलिएशन किया। पूरी दुनिया को लगा वॉर हो सकता है, मगर हुआ नहीं। हमास ने फिर 2023 में इसराइल पर हमला किया। इसराइल ने गाजा में वॉर शुरू किया। ईरान ने इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था। अब ये कॉन्फ्लिक्ट पहले से ज़्यादा डेंजरस हो चुका था। फिर वो हुआ जो 45 साल में पहली बार हुआ था। ईरान ने सीधे इसराइल पर मिसाइल प्लस ड्रोन दाग दिए। इसराइल ने जवाब दिया और ये ऑफिशियली डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बन चुका था। अब सोचो दोस्तों, एक देश है 45 सालों से लड़ रहा है किसी से, वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा था अपना रक्षा के लिए, पूरी तरह दुश्मन से घिरा हुआ था, अपनी रक्षा के लिए बना रहा था। उन दोनों के पास न्यूक्लियर पावर है, फिर भी तो क्या ये गलत नहीं था? तो फिर इसीलिए ईरान को जो सही लगा वो किया। और फिर 28 फरवरी की रात को अमेरिका ने आयतुल्ला खामनी के घर पे पूरा बॉम्ब डाल दिया, बंकर बस्टर बॉम्ब का, और वहाँ पे मौत हो गई। अब ईरान गुस्सा गया, क्योंकि जब कभी किसी देश के लीडर की मौत हो जाती है, वहाँ के लोग ज़्यादा से बहुत ज़्यादा मतलब प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि हमारे लीडर को मार दिया। आयतुल्ला खामनी 45 साल से सरकार चला रहा था, उसके प्रति लोगों को एक भावना थी, हमदर्दी थी, लगाव था। और ईरान पूरे इस्लामिक रीजन में सबका नेतृत्व करता है। फिर ईरान ने इस वॉर को डायरेक्ट शुरू कर दिया। फिर तो आप जानते ही है कि यूएसए ने लगातार बॉम्बिंग की, इसराइल ने बॉम्बिंग की, जवाब में इसराइल ने ईरान में बॉम्ब डाले, ईरान ने इसराइल में बॉम्ब डाले, तेल अवीव में भी बॉम्ब डाले, बहुत जगह, मतलब बहुत सारे माराकानी हुई। मगर बात आती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या हुआ? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सारे शिप रुक गए। हाँ, क्योंकि ईरान ने बोला अब मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा, अगर किसी को जाना है तो मुझे $20 लाख का मुआवजा दे या फी दे। और यहाँ से एक तरह के टोल लगा दिया वहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। और ईरान ने कहा कि मुझे वहाँ पे टोल दे। और अमेरिका टेंशन, क्योंकि पूरी दुनिया का 20% ऑयल वहाँ से निकलता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। और इसीलिए अमेरिका ने वहाँ पे डेडलाइन दी कि इतने टाइम में अगर ये नहीं खुला तो हम ईरान के पावर प्लांट तबाह कर देंगे। 7-8 बार अमेरिका ने कहा कि अब डेडलाइन आगे जाती है। फिर आज ये सामने आया कि अभी अमेरिका और ईरान ने पूरे 2 वीक्स यानी 15 दिन के लिए सीज फायर किया है। और वो बातों से उसका सीमांकन करके उसके चलते शेयर बाजार आज 2500 पॉइंट प्लस हो गया है। सारी दुनिया के बाजार बढ़े, ऑयल की प्राइस लगातार कम हो गई है। ये सब अच्छे एक ही 15 दिन के सीज फायर में। सोचो दोस्तों, अगर ये वॉर बंद हो गया तो दुनिया को कितना फ़ायदा होगा।
देखते हैं आगे क्या होता है। जुड़े रहिए जोशी टॉक्स ऑफिशियल के साथ। अच्छा लगे तो आपको एक फॉलो कर दीजिए और कहीं गलती हो तो मुझे कमेंट में बताइए प्लीज़। थैंक यू।